Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मुकेश एजुकेशन हब में मैं जितेंद्र पारिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे, उन्हीं टॉपिकों में हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था राजस्थान के प्रमुख रीति और रिवाज। तो इसमें दोस्तों हम आज अपनी जो इसका सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट हम पढ़ चुके थे, सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक नए सब्सक्राइबर है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको राजस्थान जी के जो भी राजस्थान की जो भी एग्जाम्स होती है जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति का ये टॉपिक आता है, वो उसका आपको फायदा मिल सके। उसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम दोस्तों बिना देरी के हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। इसका एक क्लास में पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका पहला पार्ट। आज हम इसके जो अगला पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने इसके जो पहले पार्ट में है वो हमने जो राजस्थान में या हमारे जो 16 संस्कार माने जाते हैं उसके बारे में पढ़ चुके थे। उसके अलावा जो विवाह के अनेक प्रकार है, 8 प्रकार माने जाते हैं मुख्यतः, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो दोस्तों हम जन्म और मृत्यु से संबंधित जो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए जो संस्कार है वो आपको बताएंगे, वो जो रीति रिवाज है। क्योंकि वैसे तो जन्म मृत्यु के अनेक संस्कार हो सकते हैं, कई संस्कार है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में जो आते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। तो बिना देरी के हुए हम उनकी शुरुआत एक एक करके करते हैं। तो हमने दोस्तों संस्कार और विवाह के प्रकार तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए थे। हम अब आगे चलते हैं जो अपने जन्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो संस्कार है उनके बारे में। मैं आपको दोस्तों जन्म से संबंधित 10 महत्वपूर्ण संस्कारों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बिना देरी किए जन्म से संबंधित संस्कारों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जन्म से संबंधित संस्कार। जन्म से संबंधित जो हमारे रीति रिवाज है महत्वपूर्ण है, जिनको हम संस्कार भी कह सकते हैं, वो किस कौन कौन से हैं। तो जन्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्कार है, 10 महत्वपूर्ण संस्कारों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पे दोस्तों आप हमारा जो आता है उसका नाम है जो जन्म से संबंधित नहीं दोस्तों, विवाह से संबंधित। विवाह और मृत्यु से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्कार है उनके पढ़ेंगे। तो विवाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्कार है उसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों बानो रीति रिवाज। अब ये बानो रीति रिवाज क्या होता है? तो दोस्तों, जब विवाह से संबंधित जो हमारी शुरुआत होती है तो उसमें जो विवाह के संस्कार शुरू करने का जो प्रथम दिन माना जाता है, यानी जहां से आप कहे तो विवाह से संबंधित जो हमारे रीति रिवाज शुरू होते हैं, ठीक है, विवाह से संबंधित जो हमारे रीति रिवाज शुरू होते हैं, उस रीति रिवाज को शुरू करने का जो प्रथम दिन होता है, उस प्रथम दिन के संस्कार को दोस्तों क्या कहा जाता है? बानो कहा जाता है। यानी कि विवाह से संबंधित जो प्रथम संस्कार होता है उसका नाम है बानो। आपको एग्जाम में पूछ ले दोस्तों कि विवाह से संबंधित जो प्रथम संस्कार है वो कौन सा होता है, तो वो होता है बानो। ये प्रथम संस्कार होता है। तो विवाह से संबंधित जो प्रथम संस्कार होता है उसका नाम है दोस्तों क्या? बानो। विवाह से संबंधित प्रथम संस्कार है बानो। नंबर 2 पे हमारा जो संस्कार आता है दोस्तों उसका नाम है बिनोटा। ठीक है, बिनोटा क्या होता है दोस्तों? बिनोटा होता है कि जो विवाह में दोस्तों जो वर और वधू जो जूतियां पहनते हैं, उनकी जो जूती होती है वर की अलग होती है, वधू की अलग होती है। तो जो जूती होती है, जूती उनके द्वारा जो पहनी जाती है उसको दोस्तों बिनोटा कहा जाता है। तो बिनोटा क्या होता है? विवाह में वर और वधू द्वारा जो जूती पहनी जाती है वो बिनोटा कहलाती है। यानी कि हमारे जो नंबर 2 रीति रिवाज है वो है, या महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है बिनोटा। बिनोटा यानी विवाह के समय वर एवं वधू द्वारा विवाह के समय वर एवं वधू द्वारा जो जूतियां पहनी जाती है, यानी उनके पैरों में जो वो जूतियां पहनते हैं, उन जूतियों को क्या कहते हैं? उनको बिनोटा कहा जाता है। बिनोटा कहते हैं, ठीक है। तो बिनोटा भी आपने समझ लिया कि बिनोटा क्या चीज होती है, ठीक है। बानो आपने समझ लिया, विवाह से संबंधित जो प्रथम संस्कार होता है वो बानो होता है। उसके अलावा जो बिनोटा क्या होता है? विवाह के संबंध में वर जो अपने पैरों में जो जूतियां पहनते हैं उन्हें बिनोटा कहा जाता है। उसके अलावा नंबर 3 आता है बरी। बरी क्या होता है दोस्तों?
बरी होता है कि जो विवाह के समय ये होता है कि जो वर पक्ष होता है, ठीक है, वर पक्ष जो होता है वो वधु पक्ष के लिए कुछ कंडे, कुछ जेवरात वगैरह लाता है। तो जो वो चीज लाई जाती है विवाह के समय वधु के लिए, वर पक्ष द्वारा जो भी ये कंडे जेवरात वो सब लाए जाते हैं उन्हें बरी कहा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि विवाह के समय, विवाह के समय, विवाह के समय हमें वर पक्ष द्वारा, विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु के लिए, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए जो कंडे आदि लाए जाते हैं, जो कंडे आदि, जो कंडे आदि लाए जाते हैं, जो कंडे आदि लाए जाते हैं उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, उन्हें दोस्तों बलि कहा जाता है। ठीक है, तीन चीजें हो गई हमारा, बानो, बिनोटा और बलि। जो चौथे हमारे लिए महत्वपूर्ण रीति रिवाज है विवाह में, उसका दोस्तों नाम क्या होता है, जो हमारा नंबर 4 है उसका नाम है दोस्तों रीत क्या होता है? रीत एक प्रकार से कहे तो वधु मूल्य होता है। जैसे ग्राह्य जनजाति में एक प्रथा होती है दोस्तों, दापा प्रथा। उसमें ये होता है, इसमें होता है कि जो हम आज के टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि शादी से पहले जो लड़का और लड़की है वो आपस में परिवार की सहमति से साथ रहते हैं। ये जो लिव इन रिलेशनशिप की प्रथा होती है इसे ग्राह्य जनजाति में दापा प्रथा कहा जाता है। और इसी चीज को हम रीत कहते हैं, रीत संस्कार कहते हैं, रीति रिवाज कहते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि यह एक प्रकार का वधु मूल्य है, यह एक प्रकार का वधु मूल्य है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इसमें वर के पिता द्वारा, वधु के पिता को, वधु का मूल्य दिया जाता है, वधु का मूल्य दिया जाता है, वधु का मूल्य दिया जाता है। ठीक है, इसे दोस्तों ग्राह्य जनजाति में इसे दापा प्रथा कहा जाता है। यानी कि ये जो चीज है, ये रीत जो हमारी रीति रिवाज है, इसी को दापा प्रथा कहा जाता है। और किस जनजाति में कहा जाता है? ग्राह्य जनजाति में। और ये ग्राह्य जनजाति दोस्तों राजस्थान की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कही जाती है। तो ये जो रीत प्रथा है ये कौन सी जनजाति में है? ये ग्राह्य जनजाति में है। तो हमने 4 रीति रिवाजों के बारे में पढ़ लिया है। बानो जो विवाह से संबंधित प्रथम संस्कार होता है। बिनोटा विवाह के समय वर वधु द्वारा जो जूतियां पहनी जाती है वो बिनोटा होती है। बलि क्या होती है? विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु के लिए जो कंडे आदि लाए जाते हैं, जो गहने लाए जाते हैं, वो बलि कहा जाता है। उसके अलावा रीत क्या होती है? एक प्रकार से वधु मूल्य होती है। इसमें वर के पिता द्वारा वधु के पिता को वधु का मूल्य दिया जाता है। इसे ही दापा प्रथा कहा जाता है, जो कि ग्राह्य जनजाति में प्रचलित है। तो हम आगे चलते उससे पहले एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आपने स्क्रीनशॉट इसके ले लिया होगा। हम चलते हैं अपने अगले रीति रिवाज की ओर। जो हमारा अगला रीति रिवाज है दोस्तों, उसका नाम क्या है? हमारे अगले रीति रिवाज का नाम है दोस्तों बढार। ठीक है, हमारा अगला रीति रिवाज है बढार। इसी बढार को हम कह सकते हैं प्रीति भोज, और इसी को हम कह सकते हैं मेल। यानी कि शादियों में जो मेल होती है, शादियों में जो प्रीति भोज होता है, उसको हम बढार नाम से रीति रिवाज कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि विवाह के अवसर पे जो सामूहिक प्रीति भोज होता है, विवाह के समय जो सामूहिक प्रीति भोज होता है उसे बढार कहा जाता है। विवाह के समय जो सामूहिक प्रीति भोज होता है, विवाह के समय जो सामूहिक प्रीति भोज होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बढार कहा जाता है। हम चलते हैं अपने अगले रीति रिवाज की ओर। तो हमारा अगला जो है उसका नाम है दोस्तों साऊ। साऊ किसको कहते हैं? साऊ होता है दोस्तों जो विवाह का शुभ मुहूर्त होता है, यानी विवाह का जो शुभ मुहूर्त निकाला जाता है उसे साऊ कहा जाता है। विवाह का जो शुभ मुहूर्त निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे साऊ कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा अगला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों सामेलो। सामेलो। इसी सामेले को हम मधुपर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुपर्क। और इसी मधुपर्क को हम ठुमावा भी कहते हैं।
तो ये सामेलो, मधुपर्क या ठुमाव होता क्या है? ये होता है कि जब बारात आती है तो बारात आने के बाद में तोरण से पहले जो होता है वधु पक्ष वाले जाकर वर और इसके जो बाराती होते हैं उनका स्वागत करते हैं। तो वधु पक्ष के द्वारा वर और बारातियों का जो स्वागत किया जाता है तोरण से पहले, उसे हम सामेलो कहते हैं। किसी जगह पे इसे मधुपर्क भी कहा जाता है और किसी जगह पे इसे ठुमाव भी कहा जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि तोरण से पूर्व वधु पक्ष के द्वारा तोरण से पहले वधु पक्ष के द्वारा वर एवं बारातियों का किया जाने वाला स्वागत। तो जो तोरण से पहले वधु पक्ष के द्वारा वर और बारातियों का जो स्वागत किया जाता है उसे सामेलो या मधुपर्क या ठुमावा कहा जाता है। उसके अलावा हमारा अगला जो है उसका नाम है दोस्तों पट रंगना। अब ये पट रंगना क्या होता है? पट रंगना का जो रिवाज होता है, पट रंगना ये होता है कि विवाह के बाद में ये होता है कि जो वर और वधु होते हैं वो आपस में एक खेल खेलते हैं। ठीक है, वो खेल किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे अंगूठी छिपाने का या किसी और चीज को छिपाने का खेल हो सकता है। तो जो पहले ढूंढ लेता है वो जीत जाता है। तो ये जो खेल खेला जाता है वर और वधु के द्वारा, उस खेल को हम पट रंगना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर एवं वधु द्वारा खेला जाने वाला जो खेल होता है, तो वर एवं वधु द्वारा जो खेला जाने वाला खेल होता है उस खेल को क्या कहते हैं? पट रंगना कहते हैं। उसके अलावा नंबर 9 पे हमारा जो आता है, हमारा जो नंबर 9 पे आता है उसका नाम क्या होता है? हमारा नंबर 9 वाले का नाम होता है छात। क्या होता है कि जब दस्तूर करवाया जाता है तो उस दस्तूर पे जो नाई को जो नेक दिया जाता है उस नेक को छात कहा जाता है। यानी कि दस्तूर विशेष पर नाई को दिया जाने वाला नेग क्या कहलाता है? छात कहलाता है। नाई को दिया जाने वाला नेग। तो दस्तूर होने पर नाई को जो नेग दिया जाता है उस नेग को हम छात कहते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है उस अगले पॉइंट का नाम है दोस्तों जेवड़ो। जेवड़ो क्या होता है? जेवड़ो ये होता है कि जब तोरण होता है, तोरण के समय जो एक प्रकार से कहें तो वर की जो सास होती है, तोरण के समय वर की सास के द्वारा या सास के अनुपस्थिति में जो बुआ सास होती है उनके द्वारा, ठीक है, क्या होता है, एक वर को एक जेवड़े से या आंचल से बांधा जाता है। तो इस प्रकार की कुछ जगहों पे एक प्रथा होती है, उस प्रथा को हम जेवड़ों की प्रथा कहते हैं। ये क्या होती है? ये होती है कि तोरण के समय होने वाली प्रथा है। तो तोरण के समय एक प्रकार से कहे तो वर की सास द्वारा वर को आंचल से बांधने की जो प्रथा होती है, कुछ जगहों पे होती है ये प्रथा। तो आंचल से बांधने की जो प्रथा होती है उसे जेवड़ो कहा जाता है। आंचल से बांधने की प्रथा जेवड़ो कहा जाता है। तो ये हमारे विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण संस्कार हो गए। ठीक है, बडार हो गया, प्रीतिभोज, जो सामूहिक प्रीतिभोज होता है वो बडार होता है। साव, विवाह का जो शुभ मुहूर्त निकालता है उसे साव कहा जाता है। सामेलो जो वर और बारातियों का जो स्वागत किया जाता है वो सामेलो होता है। उसके अलावा पट रंगना, वर और वधु द्वारा जो खेल खेला जाता है वो पट रंगना। छात क्या होता है? दस्तूर विशेष पर नाई को जो नई गीत दिया जाता है वो छात कहलाता है। उसके अलावा जेवड़ो क्या होता है? कुछ जगहों पे ये प्रथा है कि तोरण से पहले जो वर की सास होती है वो वर को आंचल से बांधती है, वो जो प्रथा कुछ जगहों पे होती है उससे जेवड़ो कहा जाता है। तो ये हमारे विवाह से संबंधित रीति रिवाज हो गए। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने मृत्यु से संबंधित जो संस्कार है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले संस्कार की ओर। अब हम चलते हैं जो मृत्यु से संबंधित हमारा संस्कार होता है। मृत्यु से संबंधित जो रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मृत्यु से संबंधित जो रीति रिवाज है, अब मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज भी जो महत्वपूर्ण रीति रिवाज है मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ।
तो नंबर एक चीज ये होती है मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज में, उसमें ये होता है दोस्तों कि जो पहली बार जब किसी की मृत्यु होती है, पहली बार जब किसी की मृत्यु होती है तो वो जो बंदा जिसकी मृत्यु होती है उसे जिस मृत्यु से यहाँ पर लेटाया जाता है, यानी कि उसे मृत्यु से यहाँ पर लेटाकर फिर हम शमशान घाट ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो मृत्यु से यहाँ पर जिस मृत्यु से यहाँ पर उस बंदे को लेटाया जाता है, उस मृत्यु से को हम क्या कहते हैं, उसे हम मृत्यु से भी कह सकते हैं और इसे हम वैकुंठी भी कह सकते हैं। यानी पहला जो रीति रिवाज है, पहला जो शाब्दिक अर्थ है मृत्यु से संबंधित वो है वैकुंठी, वैकुंठी या मृत्यु से वैकुंठी या मृत्यु सेवा। तो वैकुंठी या मृत्यु सेवा क्या होती है कि जो मृतक को ठीक है, मृतक को लकड़ी की जिस सैया पर लेटाया जाता है, लकड़ी की जिस सैया पर ठीक है, जिस सैया पर लिटाया जाता है उस सैया को हम क्या कहते हैं, उस सैया को हम वैकुंठी या मृत्यु सैया कहते हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसे ले जाने के बाद में जब क्या होता है, जो उसके परिजन होते हैं उन परिजनों के द्वारा एक कुछ एक प्रकार से कहे तो सिक्के हैं, कुछ रुपए हैं, वो उछाले जाते हैं उसके ऊपर अंतिम संस्कार से पहले, मतलब जब उसको ले जाया जाता है उससे उछाले जाते हैं। उन चीजों को हम कहते हैं बिखेर। ठीक है, बिखेर क्या होता है, बिखेर ये होता है कि जो शमशान घाट ले जाते समय शमशान घाट ले जाते समय जो आप कहें तो शमशान घाट ले जाते समय जो रुपए या पैसे जो उछाले जाते हैं, शमशान घाट ले जाते समय जो रुपए या पैसे उछाले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बिखेर कहते हैं। यानी कि वैकुंठी मृत्यु से तो क्या होती है, जिस पर मृतक को लिटाया जाता है, ठीक है, लकड़ी की वो सैया जिस पर मृतक को लिटाकर शमशान घाट ले जाता है उसे वैकुंठी मृत्यु से कहते हैं। उसके अलावा उसके रास्ते में ले जाते समय जो रुपए आदि उछाले जाते हैं उसे हम बिखेर कहते हैं। उसके अलावा जो नंबर 3 आती है उसे मैं कहता हूँ आदेटा। यह आदेटा क्या होता है, यह होता है कि शमशान घाट से पूर्व एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे मैं कहूँ तो जो मृतक होती है उसकी दिशा को परिवर्तित किया जाता है, और वो जो जगह होती है जहाँ पे मृतक को रखकर, ठीक है, उसके सैया को रखकर उसकी दिशा को परिवर्तित किया जाता है, वो आदेटा कहलाती है। यानी कि मैं कहूँ तो अगर मैं ये कहूँ कि अंतिम संस्कार से पूर्व जिस स्थान पर मृतक की सैया, ठीक है, जिस स्थान पर मृतक की सैया की दिशा परिवर्तित की जाती है, की दिशा परिवर्तित की जाती है, उस स्थान को मैं क्या कहता हूँ, उसे मैं आदेटा कहता हूँ, ठीक है, उससे मैं आदेटा कहता हूँ। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद में मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद में एक प्रकार से कहे तो अंतिम संस्कार पूरी होने के बाद में जो मृतक के तीसरे 11वें या 12वें दिन बैठक की जाती है, और जब इस बैठक की समाप्ति की जाती है, इस प्रकार की जो तीसरे 11वें या 12वें दिन की बैठक होती है, उस बैठक को हम कहते हैं उठावना। क्या कहते हैं, उठावना। यानी उस बैठक की जो समाप्ति होती है, जो तीसरे दिन की बैठक होती है, 11वें दिन की होती है, 12वें दिन की होती है, उसे हम उठावना कहते हैं। यानी कि मृतक के तीसरे या 11वें या 12वें दिन की बैठक जो होती है, 12वें दिन की बैठक की जो समाप्ति की जाती है, उस समाप्ति को मैं क्या कहता हूँ, उस बैठक की समाप्ति को मैं कहता हूँ उठावना। ठीक है, तो ये हमारी वैकुंठी हो गई, बिखेर हो गई, आदेटा हो गई और उठावना हो गई। इसके स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे अपने जो इसके संबंधित संस्कार उसके बारे में पढ़ेंगे।
उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं अपने अगले रीति रिवाज की ओर। हमारा जो अगला रीति रिवाज है उसका नाम है नंबर 5, जो हमारा है उसका नाम है आदि श्राद्ध। आदि श्राद्ध। अभी आदि श्राद्ध क्या होता है? आदि श्राद्ध होता है कि मृत्यु के जो 11वें दिन का जो भोजन किया जाता है, या मृत्यु 11वें दिन का जो भोज होता है उसे आदि श्राद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो मृत्यु के 11वें दिन का जो भोज होता है, 11वें दिन का भोज, उस भोज को हम क्या कहते हैं? उस भोज को हम आदि श्राद्ध कहते हैं। उसके अलावा जो हम अगला चलते हैं उसका नाम होता है हमारा जो अगला है छठा संस्कार, उसका नाम है मोसर। हम इसे मोसर कह सकते हैं, नुक्ता कह सकते हैं, या मृत्यु भोज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मोसर, नुक्ता या मृत्यु भोज क्या होता है? ये जो हम 12वें दिन का जो हम भोज करते हैं, ठीक है, उस भोज को हम मोसर, नुक्ता या मृत्यु भोज कहते हैं। तो मृत्यु के 12वें दिन किया जाने वाला भोज, 12वें दिन किया जाने वाला भोज। तो जो मृत्यु के 12वें दिन जो भोज किया जाता है उसे मोसर कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है, या मृत्यु भोज कहा जाता है। अब कुछ आदिवासी जनजातियां ऐसी भी है जिनमें ये होता है कि जीवित व्यक्ति का भी मृत्यु भोज कर दिया जाता है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसे हम जोसर कहते हैं। तो मोसर तो होता है मृत व्यक्ति के मृत्यु का जो मृत्यु भोज होता है, और जोसर क्या होता है? जीवित व्यक्ति का जो मृत्यु भोज होता है उसे जोसर कहते हैं। जीवित व्यक्ति का जो मृत्यु भोज होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं जोसर। ठीक है, मृतक का मोसर और जीवित का जोसर। उसके अलावा दोस्तों जो एक प्रकार से कहें तो आदिवासियों का जो मृत्यु भोज होता है, ठीक है, आदिवासी में मैं विशेषकर कह सकता हूँ गरासिया जनजाति। आदिवासी में विशेषकर कौन सी जनजाति? विशेषकर गरासिया। ठीक है, तो विशेषकर जो गरासिया जनजाति है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का जो मृत्यु भोज होता है, आदिवासियों का जो मृत्यु भोज होता है, उस मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? तो आदिवासियों की मृत्यु भोज को हम कहते हैं कांदिया या मेघ। तो आदिवासियों का जो मृत्यु भोज होता है उसे कांदिया या मेघ कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम अपने अगले उसकी ओर चलते हैं। आदि श्राद्ध हमारा हो गया, मोसर हमारा हो गया। मोसर के अलावा हमारा जो होता है उसका नाम होता है लेण। लेण क्या होता है? लेण में ये होता है कि जो एक प्रकार से कहें तो मृत्यु भोज के समय जो मृतक के परिजन होते हैं उनके द्वारा जो भी भेंट दी जाती है उसे हम लेण कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मृत्यु भोज पर मृतक के परिजनों द्वारा मृत्यु भोज पर मृतक के परिजनों द्वारा दी जाने वाली जो भेंट होती है, तो मृत्यु भोज पर मृतक के परिजनों द्वारा जो भेंट दी जाती है उसे हम लेन कहते हैं। उसके अलावा हमारा जो आता है अगला आता है सातरवाड़ा। क्या आता है? सातरवाड़ा। सातरवाड़ा क्या होता है? सातरवाड़ा होती है कि जो मृतक है उसके 12 दिन तक जो भी पूरी जो एक प्रकार से संस्कार 12 दिन तक जो चलने वाले संस्कार होते हैं, ठीक है, मृतक के 12 दिन तक जो संस्कार चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सातरवाड़ा कह सकते हैं। यानी 1 से लेकर 12 दिन तक जो भी संस्कार होते हैं, तो मृतक के 12 दिनों तक जो चलने वाले संस्कार होते हैं, यानी मृतक के 12 दिनों तक जो भी संस्कार चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सातरवाड़ा कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा अगला आता है उसका नाम होता है पिंडदान। ठीक है, पिंडदान क्या होता है? पिंडदान होता है कि मृतक के पीछे, यानी कि मृतक की मृत्यु के बाद में जो भी हम कहीं भी जाके, जैसे अपने जो तीर्थ स्थल है वहां पे जाके जो हम पुण्य दान करते हैं उसे हम पिंडदान कहते हैं। तो मृतक के पीछे किया जाने वाला जो पुण्य दान होता है, उस पुण्य दान को हम क्या कहते हैं? उस पुण्य दान को हम कहते हैं पिंडदान। उसके अलावा हमारा जो 10वें नंबर पे आता है उसका नाम होता है बरसी। यानी कि जब मृतक की हर साल उसके वार्षिक दिन पे जो एक प्रकार से कहे तो मृतक का वार्षिक दिन होता है उसे हम बरसी कहते हैं। तो मृतक का वार्षिक दिन
मृतक का जो वार्षिक दिन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बरसी। तो ये हमारे मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज हो गए। आदि से रात जो मृतक 11 दिन का भोज होता है। मोसर नुक्ता मृत्यु भोज जो मृत्यु के 12 दिन किया जाने वाला भोज होता है। जोसर जीवित व्यक्ति का जो मृत्यु भोज होता है। कुछ आदिवासियों में जो है मृत्यु भोज, आदिवासियों का जो मृत्यु भोज होता है विशेषतः ग्रास जनजाति का, उसे हम कालिया या मेघ कहते हैं। उसके बाद लेन क्या होता है, मृत्यु भोज पर मृतक के परिवारजनों द्वारा जो भी भेंट दी जाती है उसे हम लेन कहते हैं। सातरवाड़ा क्या होता है, मृतक के 12 दिन तक जितने भी संस्कार किए जाते हैं उन संस्कारों के समूह को सातरवाड़ा कहा जाता है। उसके अलावा पिंडदान, मृतक के पीछे जो भी तीर्थ स्थल पे जाके जो भी पुण्य दान किया जाता है उसे हम पिंडदान कहते हैं। उसके अलावा बरसी, मृतक का वार्षिक दिन होता है वो बरसी कहलाता है। तो ये हमारे जन्म मृत्यु के संस्कार हो गए। इसके अलावा कुछ अन्य हैं उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। बाकी हमारे जन्म मृत्यु से संबंधित संस्कार, सॉरी विवाह और मृत्यु से संबंधित जो संस्कार है वो हमारे पूरे हो चुके। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम कुछ अन्य थोड़े और हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण उनको और पढ़ लेते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अब आगे चलते हैं। तो अब हम कुछ जो अन्य रीति रिवाज है उनके बारे में भी हम आपको पढ़ लेते हैं। अन्य रीति रिवाज में हम बात करते हैं अन्य में अगर मैं नंबर 1 पे बात करता हूँ उसका नाम होता है कुमकुम पत्रिका। क्या नाम होता है, कुमकुम पत्रिका। तो कुमकुम जो पत्रिका होती है वो क्या होती है, जब एक प्रकार से कहे तो विवाह निश्चित जब हो जाता है, जब विवाह निश्चित हो जाता है तो जब विवाह निश्चित होने के बाद में जो प्रथम प्रति निकाली जाती है, जो जिसमें हम पूरा एक मुहूर्त वगैरह साव वगैरह सारी चीजें हम लिखे होते हैं, तो जो प्रति निकाली जाती है उसे हम कुमकुम पत्रिका कहते हैं। और ये जो पहली प्रति है ये किसे दी जाती है, ये हमारे रणथंबोर में त्रिनेत्र जो गणेश जी है, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर होता है वहाँ हम प्रथम प्रति जो है वो भेजते हैं कुमकुम पत्रिका की। तो एक प्रकार से मैं कहूँ तो ये जो कुमकुम पत्रिका जो है वो रणथंबोर में जो त्रिनेत्र गणेश होते हैं, रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश को भेजी जाने वाली जो प्रथम प्रति होती है, प्रथम प्रति यानी कि विवाह के जो भी मुहूर्त होते हैं वो इसमें लिखे हुए होते हैं। और ये सबसे पहली बार हम रणथंबोर स्थित जो त्रिनेत्र गणेश जी हैं उनको हम इसकी प्रथम प्रति भेजते हैं, उससे हम कुमकुम पत्रिका कहते हैं। उसके अलावा जो हमारा होता है सेकंड होता है मुगदड़ा। मुगदड़ा क्या होता है, मुगदड़ा होता है दोस्तों कि विवाह में जो खाना पकाने के लिए जो लकड़ियां काम में ली जाती है उन लकड़ियों को हम मुगदड़ा कहते हैं। यानी कि विवाह के समय या विवाह में खाना पकाने में काम आने वाली जो लकड़ियां होती है, काम आने वाली लकड़ियां होती है। तो विवाह में खाना पकाने में जो लकड़ियां काम में आती है उसको हम क्या कहते हैं, मुगदड़ा कहते हैं। उसके अलावा नंबर 3 पे हम आपको एक बात और बताते हैं कि आपने टूटिया रस्म के बारे में पढ़ा होगा। अब ये टूटिया रस्म कब होती है, ये होती तो तब है कब, जब बारात चली जाती है उसके बाद में जो वर पक्ष वाले होते हैं वो इस रस्म को पूरी करते हैं, टूटिया रस्म। लेकिन सवाल ये बनता है एग्जाम में कि इसकी शुरुआत किससे मानी जाती है। तो टूटिया रस्म की जो शुरुआत है, अगर मैं कहूँ तो इसकी जो शुरुआत है, टूटिया रस्म की जो शुरुआत है वो कृष्ण रुक्मणी के विवाह से मानी जाती है। यानी भगवान कृष्ण और रुक्मणी माता के विवाह से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो कृष्ण रुक्मणी विवाह से मानी जाती है। टूटिया एक विवाह की रस्म होती है और इसकी जो शुरुआत है वो कृष्ण रुक्मणी विवाह से मानी जाती है। उसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ तो हथ बोलना क्या होता है, हथ बोलना एक होती है हथ बोलना क्या होती है, जब विवाह के बाद में नव आगंतुक वधू आती है तो उसका जो ससुराल में प्रथम परिचय करवाया जाता है उससे हम हथ बोलना कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि नव आगंतुक वधू का प्रथम जो परिचय होता है, नव आगंतुक वधू का जो प्रथम परिचय होता है उसे मैं क्या कहता हूँ, मैं उसे हथ बोलना कहता हूँ। और उसके अलावा जो हमारा अंतिम है वो है गुड़लो। क्या होता है, गुड़लो होता है कि जब एक प्रकार से कहूँ कि जो वधू की विदाई होती है, वधू की विदाई के समय वधू पक्ष के लोगों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं वधू की, उसे हम गुड़लो कहते हैं। तो विदाई के समय गाए जाने वाले गीत, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अन्य हो गए। मैं आपको रिवाइज करता हूँ। कुमकुम पत्रिका क्या होती है
ये जो विवाह की जो पद्धति होती है उसे हम सबसे पहले रणथंभ और इसी त्रिनेत्र गणेश जी को भेजते हैं। मूंगदड़ा क्या होता है? विवाह में खाना पकाने में काम आने वाली जो लकड़ियां होती है मूंगदड़ा कहलाती है। टूटिया रस्म विवाह में होती है। इसकी शुरुआत कृष्ण रुक्मिणी के विवाह से मानी जाती है। हथ बोल लो, नई वधू जो आती है उसका प्रथम जो परिचय होता है वो हथ बोलो कहलाता है। और गुल्लो क्या होता है? वधू की विदाई के समय जो गाए जाने वाले गीत गुल्लो कहता है। तो दोस्तों हमारा जो राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज है वो हमारा अब पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो पूरा हो चुका है। राजस्थान के रीति रिवाज का हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पीछे के वीडियो जो हमारे हैं वो आपको उनका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा नए यूजर भी है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।